अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। इब्ने इंशा के ये जो अशार हैं, ये है तो बड़े रोमानवी, लेकिन मौजूदा हालात में PTI और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात पर पूरा उतर रहे हैं। खान साहब जब से इक़्तिदार से गए हैं, कभी पैचअप तो कभी ब्रेकअप के मूड में होते हैं और रूठने मनाने का सिलसिला भी चलता रहता है। दीद की ख्वाहिश में जाने कौन कौन से दर हैं जो खटखटाए जाते हैं, और अगर पैगाम रसा खुद आकर ये बता दे कि उसने कब और कैसे पैगाम पहुँचाया, कौन कौन सा दर खटखटाया, किस किस से राबते किए, मनाने के लिए क्या क्या जतन किए, लेकिन नाकामी हाथ आई तो फिर पार्टी में से दूसरा रहनुमा उठकर उससे बरात का ऐलान करता है। साफ साफ कहा जाता है कि ये कोशिश जाती थी, हमारा इससे कोई था ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी साहब अपने तौर पर कोशिश कर रही है, तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है सिर्फ पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो नहीं रही, लेकिन जिनसे हो रही है वो भी इससे खुश नज़र नहीं आते। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रही है तो फिर अपोजिशन इत्तेहाद को ख़त्म ही समझें। अब नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहा जा सकता है? ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना इधर के हुए। बड़ी शायराना से प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। आज फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन करें। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ज़रा हम आगाज़ यहीं से करते हैं फवाद साहब कि जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, एक तरफ आज़म सवाती साहब कहते हैं कि उनको खान साहब ने कहा कि वो बातचीत करें, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ये उनकी ज़ाती कोशिश हो रही है। ये हो क्या रहा है? मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? आपने एक बड़ा वक्त गुजारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये मामला किस तरह का है, क्या माजरा है? आज़म सवाती साहब सही कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब सही कह रहे हैं, या खान साहब सही पैगाम दे रहे हैं इन सबको? देखिए किरण, असल तो जो बात है वो ये है कि ये जो तरीके इंसाफ की एक जो बाहर की लीडरशिप है, जिसको मैं फॉर्म 47 की लीडरशिप कहता हूँ, क्योंकि ये भी नए चूँकि जैसे हम लोगों को जब ठुड्डे मुक्के मार के निकाला गया तो फिर हमें जिनसे रिप्लेस किया गया, ये उनकी एक जो इमेच्योरिटी है उसका इजहार होता है रोज़ाना इस तरह की बातों से। और 3 महीने में इन्होंने जिस तरह से पार्टी का जो हशर किया है, मेरे जैसे लोग जो कि तहरीक इंसाफ को जो जहाँ तक पहुँची है उस बनाने में अपना किरदार समझते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी हमने बनाई, इतना बड़ा जो इमरान खान इतने बड़े लीडर बने और उसमें हमने भी अपना जो किरदार है वो अदा किया। और जिस तरीके से ये लग रहा है कि जैसे बंदर के हाथ में माचिस दे दी जाए और हर शख्स इनमें जो है वो रोज़ ऐसी ही कोई ना कोई अहमकाना बातें करता है कि जिससे लगता है कि बस ये जंगल को आग लगाने के दर पे हैं और इनका कोई एम नहीं है और इनका कोई मतलब नहीं है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है, पहला मौका नहीं है कि इमरान खान ने ये बात कही हो। आपको सामने खान साहब ने पहले ये कहा कि हम उनसे बात करना चाहते हैं जिनके पास सारे इख्तियार हैं। फिर आपने बड़ी तनकीद की, मीडिया ने तनकीद की कि जी नहीं, आप एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं, आप सियासतदानों से बातचीत नहीं कर रहे। फिर आपके सामने एक कमेटी बनी, उसने हुकूमत से बातचीत शुरू की, लेकिन वो किस बात पे टूटी? वो इस बात पे टूटी कि जो हुकूमती कमेटी जिसमें इसहाक डार, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी साहब जैसे बड़े लोग नून के शामिल थे, वो एक मीटिंग भी अरेंज नहीं करा सके कमेटी की और इमरान खान की। तो अब आप बताइए कि उसके बाद इमरान खान का मौक़िफ़ तो सही साबित हो रहा कि जिनके पास इख्तियार है उन्हीं से बातचीत जो है वो करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो इस वक्त माहौल है या चीज़ें हैं, कोई शुबा ही नहीं है कि बातचीत होनी चाहिए। पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है और उसके अंदर ये जो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं यकीनन ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट कतई नज़र इसके इमरान खान की सेहत पे, इमरान खान की सियासत पे इन हरकतों का कोई असर नहीं पड़ता।
अच्छा फवाद साहब, एक तो ये कि ये फॉर्म 47 वाले कौन हैं, इनको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। क्या बैरिस्टर गौहर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, उमर अयूब हो गए, ये फॉर्म 47 वाले? और फॉर्म 47 की इस्तेलाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी वो ये कि जो धांधली से आए हैं, जो हार रहे थे उनको जिताया गया और फिर उनको लाए गए। तो आप फॉर्म 47 वाली लीडरशिप PTI की कह रहे हैं, ये भी वही है फिर कि जो हार गए थे, लीडरशिप में उनकी जगह नहीं थी लेकिन फिर उनको लाया गया? और कौन लाया? दो तरह की फॉर्म 47 का लीडरशिप उभरी ना। एक वो लीडरशिप उभरी के एक तो वो हुए कि जिनको जाली इलेक्शन जिताया गया, एक वो लोग जो हैं लीडर बनाए गए जिनको हमें, यानी एक जो एस्टैब्लिशमेंट ने एक डेमोलिशन प्रोजेक्ट किया जिसमें चाहे परवेज़ खट्टक हों, असद उमर हों, अली जैदी हों, इमरान इस्माइल हों, मैं हूँ, शाह महमूद कुरैशी हों, एजाज चौधरी हों, महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, हमाद अजहर हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, खालिद खुर्शीद हैं, बेशुमार और लोग हैं, मुराद सईद हैं। हम सब लोगों को जो है वो इलेक्शनों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई, हम लोगों को डिमोलिश किया गया और हमारी जगह के ऊपर फिर एक नई लीडरशिप जो है वो पार्टी के अंदर दाखिल हुई और उनको बिल्ड करने की कोशिश की गई। यानी आप देखिए कि गौहर शरीफ आदमी है, मेरा उनका एहतराम है, लेकिन वो पॉलिटिशियन तो नहीं थे, वो तो कॉर्पोरेट लॉयर थे। सलमान अकरम राजा तो हुदैबिया में और ये जो पैनामा केस है इसमें नवाज शरीफ के वकील थे और अब भी उनके जो हैं वो करीबी मुरासम है इन तमाम लोगों के साथ। इसी तरीके से जो बाकी लीडरशिप आई, या तो वो नॉन लॉयर्स थे, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि शिबली फराज जो अपना मकान जो है वो PTI के पूरे दौर में रेगुलराइज नहीं करा सके, उनका मकान इस दौर पे आके जो है वो रेगुलराइज भी हो गया है, वो अपने घर पे भी बैठे रहे, उनको किसी ने पूछा भी नहीं। यानी इन्होंने जानबूझ के एक लीडरशिप को आउट किया और उस लीडरशिप को रिप्लेस किया गया, इसीलिए मैं इनको फॉर्म 47 की लीडरशिप कहता हूँ। उमर अयूब को तो मैं नहीं कहूँगा, उमर अयूब तो जाहिर है कि पुराने पॉलिटिशियन हैं और उनमें शामिल हैं, लेकिन एक पूरी नई पौध जो है उसको लाया गया और उसको जो है इमरान खान को डैमेज करने के लिए ये लोग जो है पार्टी इनके हवाले। और उसके बाद अभी भी आप देखिए बुनियादी एक दो नाम बता दें फवाद साहब। फलाने मैंने नाम बता दिए ना, अभी आपके सामने डिटेल में नाम बता दिए हैं, लेकिन कोशिश क्या है? कोशिश ये होती है, जब भी आप आपने रिपोर्टर से पूछिएगा, जब भी इमरान खान से मिलते हैं दो ही एजेंडा होते हैं, हमने किसको पार्टी में आने नहीं देना और किसको पार्टी से निकालना है। यानी ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक का सारा कजिया शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ कि जब सलमान राजा ने और शिबली फराज ने जाके नाम दे दिए इमरान खान को सबके सामने कि ये 13 MNAs और सेनेटर्स जो हैं इनको हमने पार्टी से निकालना है, और फिर MPAs के खिलाफ भी जो है वो एक पूरा महाज बनाया गया। अब आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को पता है कि हमें पार्टी से निकाला जा रहा है वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो कैसे जो है वो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो ये तमाम लोग बुनियादी तौर के ऊपर PTI का चेहरा बिगाड़ने के लिए इनको बिल्ड किया गया और इनको मुसल्लत किया गया ताकि ये लोग जो है, और फिर जिस तरह से आपने देखा कि जब फैसल थे तो वो पूरी मुलाकातें हो रही थी, शेर अफजल मरवत का एक रोल था, इन्होंने इन तमाम लोगों को जो है वो निकलवाया, लीगल टीम से निकलवाया ताकि इमरान खान का एक्सेस ही रुक जाए। अब तो आप देखिए ना कि इमरान खान की ना जेल से कोई ट्वीट आती है, ना उनकी कोई बात आती है, ना कोई गाइडेंस आती है, और उसके नतीजे में पार्टी एक खेवे में है, उनको पता ही नहीं पार्टी को करना क्या है क्या नहीं करना। कोई लंदन जाके बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा हुआ है। कुछ नाम तो दुरुस्त लिए, कुछ नाम आपने ऐसे लोग जी, ऐसे लोग के जो वाकई जो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे लेकिन अब वो आ गए हैं और पार्टी की मेन लीडरशिप पर भी हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे बड़े नाम कि जिन्होंने फिर इलेक्शन दोबारा लड़ा भी, जीता भी, और उनको ओहदे भी खान साहब ने दिए। अब असद कैसर साहब भी हैं, जिनको नहीं दिए, असद कैसर साहब भी हैं, अली जफर साहब भी हैं, आरिफ अलवी साहब भी हैं। ये पार्टी के बड़े नाम हैं, इनमें से कोई चेयरमैन नहीं है, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, इनके पास कोई ओहदे नहीं है पार्टी के। ये लोग मौजूद हैं पुराने। हाँ बिल्कुल, और शेख वकास जैसे लोग जो अभी आपके प्रोग्राम में, मेरा ये ख्याल है कि साल तो हो गया होगा कि आपने उनको देखा ही नहीं है, वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, आपने उन्हें जिंदा देखा ही नहीं कि वो कैसे हैं, उनकी शक्ल कैसी है, वो क्या है। वो कंधार और अपना इधर पेशावर इधर बॉर्डर में बैठे हुए हैं, अपना वहाँ पे जूम लिंक बोलते हैं, और अब वो उन्होंने नया काम किया है कि जी इमरान खान की बातें पिंडी में नहीं आएंगी, वो पहले आप अफगानिस्तान भेजेंगे, वहाँ से मैं बताऊँगा। आई मीन इज इट अ जोक और व्हाट?
तो इस तरह के लोग जो है डाल दिए गए। मैंने देखिए जब ये अलायंस की बात हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और ये मैंने ही खान साहब को रिक्वेस्ट की थी कि ग्रैंड, और आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में बहुत पहले से मैं ये बात कह रहा था कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो बनना चाहिए। जब मैं खान साहब से मिला, मैंने उन्हें कन्विंस किया, मैंने खास नहीं, मुझे क्या पता किधर है, आपको पता है किधर है? यू डोंट नो? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि कंधार से कहीं बैठ के जूम लिंक से बात कर रहे होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, कहाँ से कर रहे होते हैं, मुझे आपको क्या पता? आपने जिंदा देखा है उन्हें? कितना अरसा हो गया आपको देखे हुए? वो तो ऐसे ही है जैसे कोई मुलाकात तो वाकई नहीं हुई इनकी, लेकिन प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, लेकिन वाकई वो आप सही कह रहे हैं कि वो फिजिकली इस तरह से स्टूडियो में नहीं आए। दुरुस्त सर। अब पीटीआई ने हुकूमत से लड़ना था, खान साहब को छुड़वाना था। सेक्टर इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे चला सकता है इन्यूनिडो होके या बाहर बैठ के या उधर बैठ के? कैसे चला सकता है पार्टी? तो भाव बर्बाद कर दिया उन्होंने नैरेटिव। ना कोई नैरेटिव है, ना कोई किसी को समझ है, ना पता है। भाई एक काम आप नहीं कर सकते, आप जान छोड़ें, किसी और को दें, वो करे। लेकिन फवाद साहब मसला यही है ना कि जो सारी आप बातें कर रहे हैं, आपकी बातें तो दुरुस्त हैं, लेकिन ये जो फैसले हो रहे हैं ये खान साहब कर रहे हैं ना। सेक्रेटरी जनरल हो गए, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हो गए, चेयरमैन हो गए, ये सारे ओहदे खान साहब ही दे रहे हैं ना। हमें क्या पता, क्योंकि देखिए हमारा तो कोई पता नहीं है कि खान साहब से क्या राब्ता हुआ हो, उनके दस्तखतों से कोई बात सामने आई हो, चीज़ें आई हों। अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए मैं इस बात के ऊपर आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जब ये अलायंस की बात चल रही थी मौलाना फजलुर रहमान से और शाहिद खान अब्बासी साहब से, बाकी लोगों से, मैंने तो खान साहब से दरख्वास्त की थी कि आप डॉक्टर आरिफ अलवी, शाह महमूद कुरैशी साहब और असद कैसर साहब के अंदर ये कमेटी जो है वो बनाएं, ताकि एक सीरियसनेस आए। आप देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं और बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर ये कहते हैं कि ये तो अंडर 19 की एक टीम है, इसके साथ हम क्या कोई संजीदा बात कर सकते हैं, लिहाजा वो आपका अलायंस ही नहीं बन सका। एक साल में कोई इनिशिएटिव जो कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए आना चाहिए था, एक मुझे बता दें कि कोई पार्टी ने लिया हो। आखिरी सीरियस इनिशिएटिव बुशरा बीबी ने लिया था। और अब भी मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर इमरान खान को रिहा कराने के लिए कोई इंटरनल प्रेशर क्रिएट कर सकता है तो वो उनकी बहनें हैं, लीमा बीबी हैं, नूरीन बीबी हैं, उज़मा बीबी हैं। जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगी और एक इसको जो है वो पब्लिक मूवमेंट के लिए नहीं आगे आएंगी, इस पार्टी में ये जो लीडरशिप अभी बैठी हुई है ये तो एक का ढेर है, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और फवाद साहब फिर खान साहब की बहनों को, उनकी हमशीराओं को फिर पार्टी में भी आना चाहिए, फ्रंट से लीड करना चाहिए पीटीआई को। देखिए पहली बात तो यह है कि रिलीज इमरान खान इस वक्त एक मोटो है जिस पे इनको इकट्ठा होना चाहिए। पॉलिटिक्स देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तो उनकी बहनें, उनकी जो बेगम थी, उनकी वालदा, उन्होंने तहरीक चलाई थी। उनमें से फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में आई, सरोजिनी नायडू पॉलिटिक्स में आई, लेकिन उनकी बेगम, उनकी वालदा पॉलिटिक्स में नहीं आई। तो ये तो हर एक एक मिजाज और फैसला है। लेकिन फिलहाल तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की रिहाई वो वाहिद एक नुक्ता होना चाहिए जिस पे उनके ख़ानदान को और पार्टी को इकट्ठा होना चाहिए। ठीक। अच्छा फवाद साहब, आपने तो जो लीडरशिप है और जो फैसले हो रहे हैं उसी पर ही शक कर दिया ना कि वो खान साहब के हुक्म से हो भी रहे हैं, खान साहब के फैसले हैं भी या नहीं, इस पर शक कर दिया है आपने। कल शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, वो ये फरमा रहे थे सर कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो अलीमा खान साहिबा के मंजूर नज़र हैं और उनकी सिफारिश पर उनको लाया गया है। उनकी सिफारिश पर उमर अयूब साहब से इस्तीफ़ा मांगा गया था ताकि उनको खपाया जा सके। ये बात दुरुस्त है सर? मुझे पता नहीं है चूंकि, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन सलमान अकरम अगर उनको लाया भी गया था तो इट वाज अ वर्स्ट चॉइस एंड इट इज़ अ वर्स्ट चॉइस। उन्होंने पूरी पार्टी को एक बहरान में डाल दिया है और अगर ये तब्दील नहीं किए जाते तो इसके नतीजे में पार्लिमानी पार्टी के अंदर एक बगावत होना एक लाजम है। और अगर सलमान अकरम राजा में थोड़ी सी भी अकल है तो वो खुद पीछे हट जाए। हर काम हर आध शख्स नहीं कर सकता। देखिए ये एक लोगों को साथ लेके चलने की सलाहियत उनमें नहीं है। उनमें
ये सलाहियत नहीं है कि वो बड़े फैसले कर सकें, उनमें ये सलाहियत नहीं है कि वो बड़े जो अपने MLAs MPAs ये ग्रुप होते हैं, धड़े होते हैं, उनको साथ ले। अगर जो आदमी गौहर और अली जफ़र जैसे ठंडे आदमी को भी जो है वो गुस्से पे दिला दे, तो आप अंदाज़ा लगा दें कि वो उसने आगे क्या पॉलिटिक्स करनी है। कोई उनका धड़ा नहीं है, कोई उनका ग्रुप नहीं है, और वो पार्टी को उनकी ज़ात की वजह से शदीद नुकसान हो रहा है। इमरान खान उन्हें तब्दील कर देंगे, मेरा ख्याल है जिस दिन खुलेगा, जिस दिन उनकी परफॉर्मेंस जाएगी, इमरान खान उन्हें तब्दील कर देंगे। लेकिन वो तो इंतज़ार तो ना करें कि इमरान खान उन्हें तब्दील करें, उनमें थोड़ी सी भी अकल है और थोड़ा सी भी PTI के साथ वो हमदर्दी रखते हैं, ही शुड रिजाइन। ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए, अब दूसरी तरफ एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पार्टी खतरे में है, दूसरी तरफ क्या वजीर आला की नशस्त भी खतरे में है? क्योंकि खबरें तो पिछले 1-1.25 साल से ये गर्दिश कर रही हैं, और पिछले 3-4 महीनों से तो फिर बहुत ज़्यादा इसने शिद्दत इख्तियार की। फिर अकबर सवाती साहब का नाम भी आया कि वो भी शायद सूटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं वजीर आला के लिए। तो क्या उनकी नशस्त आपको खतरे में लग रही है? लेकिन किरण, बात यह है कि मेरे ख्याल के अंदर PTI का जो सबसे सीरियस क्राइसिस है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा बीबी आर नॉट ऑन द सेम पेज। अलीमा बीबी जो हैं, या जो बहनें हैं इमरान खान की, उनके साथ लोग जुड़ते हैं। अवाम और PTI का वर्कर जो है वो इमरान खान की ख़ानदान के साथ जुड़ता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के पास सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव सीट है इस वक्त। पीपल्स PTI में अगर किसी के पास है तो वो अली अमीन गंडापुर के पास है। अब अगर ये मिलके कोई हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी बनाएं तो वो तो बड़ी इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन अगर वो एक दूसरे को माइनस करने के ऊपर आ जाएं तो उसका नुकसान जो है वो फिर बहुत ज़्यादा होता है, और वो हम देख भी रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे ख्याल में बाकी सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं है। फ़र्क अगर किसी चीज़ का पड़ता है तो वो पड़ता है जब सलमान राजा और अलीमा बीबी एक पेज पे नहीं होते। सो मेरी नज़र में ज़रूरी है कि CM साहब जो हैं वो अलीमा बीबी को साथ लेके चलें और अपनी स्ट्रेटजी में उनको शामिल करें, और अलीमा बीबी अपनी सोच में अली अमीन गंडापुर को जो है वो साथ लेके चलें, ताकि पार्टी जो है वो, ये दो लोग हैं जो पार्टी को इस वक्त एक समझिए कि एक नई जहत दे सकते हैं। अच्छा, आप अलीमा खान साहिबा के लिए तो मशवरा दे रहे हैं अली अमीन साहब को कि वो साथ लेकर चलें, बुशरा बीबी को साथ लेकर चल रहे थे? बुशरा बीबी तो जेल में है ना। इमरान खान और बुशरा बीबी को बाहर लाना ही तो चैलेंज है इस वक्त PTI का। और तो देखिए दूसरी बात यह है, मैं इस पे भी चल रहे थे लेकर, देखिए नहीं, उनसे भी इख्तलाफ थे, इसीलिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इनको प्रॉब्लम यह है कि इनको कुछ ना कुछ तदबीर लड़ानी पड़ेगी और ये फैमिली के साथ चलें। दूसरा देखिए, असल में इस वक्त जो प्रॉब्लम है अली अमीन गंडापुर साहब को और KP के जो सारे मिनिस्टर्स हैं उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि देखें उसकी जो परफॉर्मेंस है KP की, कि हमने फ़लानी सड़क बना दी, फ़लानी हमने ज़मीन कर दी, फ़लाना कर दिया। लोग सिर्फ आपसे इमरान खान की रिहाई पूछना चाहते हैं, कोई और आपको वोट इसलिए नहीं पड़े कि आपने पता नहीं सूबे को चांद बना देना है या मरीख बना देना है। आपको वोट मिला है इमरान खान को बाहर लाने के लिए, और अब आपको 600 दिन से ज़्यादा इमरान खान जेल में हो गए हैं, आप उनको बाहर नहीं ला पाए। आप जो मर्जी कर लेंगे, अगर आप इमरान खान को बाहर नहीं ला पाए आप एक नाकाम हुकूमत होंगे। दिस इज समथिंग दैट दे शुड रजिस्टर इन देयर माइंड। जी, और सर यहाँ पर तो इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि जहाँ पर आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर PTI के अपने लोग ही जो हैं वो वज़ीर आला के लिए इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं कि वो किसी और के बंदे हैं। आज कर्क में जो कन्वेंशन हुआ उसमें भी मोहसिन नकवी और बैरिस्टर सैफ के हवाले से भाई भाई के नारे लगे हैं। तो सिचुएशन ये है, और हालांकि जो आप लोगों का गोल है, PTI का जो गोल है वो कुछ और है। अब मुझे ये फरमाइएगा सर, खान साहब के करीबी साथी हैं नईम बुखारी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने खान साहब के लिए कहा कि वो मर्दम शनास नहीं है। एक और भी सीगा उन्होंने इस्तेमाल किया, वो मैं नहीं करती, लेकिन उन्होंने साथ साथ आपके हवाले से और बाबर आवान साहब के हवाले से भी उन्होंने सवाल उठाया है कि खान साहब कैसे उन्हें मुशीर बना सकते हैं। इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे फवाद साहब? अच्छा, एक तो वो KP की जो आप बात कर रही थी ना, देखिए KP में ग्रुपिंग जो है वो नई नहीं है, ये 2013 से ग्रुपिंग तो हम देख रहे हैं। इसमें पहले परवेज़ खटक साहब थे और उनकी और अभी भी जो ये सारी ग्रुपिंग है इसमें एक इम्पैक्ट जो है वो उसी का आता है। और अब जो है उसमें ज़ाहिर है कि आतिफ खान बहुत सीनियर आदमी है, तैमूर झगड़ा बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन इन सब की एक पुरानी ग्रुपिंग है जो चली आ रही है। अब ये जो मुराद सईद ने जो कन्वेंशन शुरू
किए, क्योंकि उनके जो ISF के लोग थे उनको हटा दिया गया ओहदों से, तो उन्होंने जो है उसको रिटेलिएट किया। तो ये एक लोकल ग्रुपिंग्स हैं, ये होती हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रियल थिंग इज़ कि इमरान खान की फैमिली और अली अमीन गंडापुर को एक लाइन पे होना चाहिए, और फिर ये बाकी लोगों को चाहिए, अली अमीन साहब को चाहिए कि इन लोगों को भी ज़रा साथ लेके चलें। हर एक से आप क्या झगड़ेंगे, इस वक्त माहौल ही नहीं है। नईम बुखारी साहब का जो आपने बात की, आप भी वजीर आला को किसी और का, इसको पहले कंप्लीट कर लेना, वजीर आला को भी आप भी किसी और का नुमाइंदा समझते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो, उनकी लॉयल्टी जो इमरान खान से है, वो जो मर्जी उनको कहें, वो इमरान खान से बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। वही मेरे ख्याल में वो ऑफिस छोड़ सकते हैं, वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, अली अमीन गंडापुर की जिनके साथ नहीं बनती ना, टू बी फेयर विद आतिफ खान है या तैमूर झगड़ा है या असद कैसर हैं, ये लोग इमरान खान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनकी एक पर्सनल बहुत पुरानी उनके साथ एक मोहब्बत और ताल्लुक का रिश्ता है। जहाँ तक कभी आपने नईम बुखारी साहब की बात की है, नईम बुखारी साहब देखिए हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत सीनियर लॉयर हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। चेयरमैन PTV खान साहब ने लगा दिया था नईम बुखारी साहब को, जो मेरे ख्याल में एक सूटेबल बात नहीं थी। उनकी ग्रुपिंग थी PTV के अंदर, वो अपने उन लोगों को जो है वो ज़रा उन करना चाहते थे। PTV देखिए जब मैंने टेक ओवर किया था 4.5 बिलियन के लॉस में था, और मैं PTV को 3.5 बिलियन के प्रॉफिट में छोड़ के आया। वो इसलिए छोड़ के आ सका कि मैंने उसके अंदर पर्सनल एक भी चीज़, आप किसी से भी पूछें, एक मुलाजमत हमने जो है वो नहीं कोई अपनी पॉलिटिकल बेस के ऊपर दी, हर हमने काम जो है वो मेरिट के ऊपर किया, इसीलिए हम उसको 3.5 बिलियन के प्रॉफिट में ले जा सके और छोड़ के आए। अगर मैं नईम बुखारी साहब की बातों पे रहता तो PTV भी बाकियों की तरह मैं तबाह करके आ जाता। और नईम बुखारी साहब ने जो इमरान खान साहब के बारे में बातें की हैं, उन पे अलबत्ता मुझे बड़ा एतराज़ भी है और अफसोस भी है कि जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त तो आप 24 घंटे बाहर बैठे रहते थे और आप खुशामद की भी बेइंतहा करते थे। तो मुझे नहीं पता कि जब वो जेल में चले गए हैं तो अब आपको उनके ऊपर तनकीद याद आ गई है। तो ये मेरा ख्याल छोटी बात उन्होंने की है। अदरवाइज 78 साल के हो गए हैं, बंदा सठिया भी जाता है इस उम्र में। अब कई लोग सठिया जाते हैं, कई लोग तो बड़े अक्लमंद चलते हैं, काफ़ी देर भी चलते हैं। बट आई थिंक ही इज़ इन द बाइडन, जिस तरह जो बाइडन आखिर में हो गए थे ना, उस फेज़ में शायद आ गए, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज इमरान खान ने उनको बड़ी इज्जत दी है हमेशा। ठीक, बिल्कुल ठीक। फवाद साहब अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। जस्टिस बाक़िर नशवी, इनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी हो गई। साफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, इनके मुताबिक जस्टिस मंसूर और चीफ जस्टिस ने इसकी मुखालिफत की, लेकिन हैरान कुन तौर पर PTI ने इसमें हुकूमत का साथ दिया है। ये क्या हुआ और कैसे हुआ? मैं बड़ा हैरान हूँ और आई थिंक इस पे मैं क्या बात करूं। PTI के जो वकील हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने रोज़ वहाँ पे 2 करोड़ के केस लगे होते हैं। वो एक हाथ से आगे जुडिशरी में या जजेस के ऊपर क्या बात कर सकते हैं। बाक़िर नजवी साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है या ओवरऑल जो इस वक्त तकर्रियाँ हुई हैं, जाहिर है कि वो पाकिस्तान अभी देखिए इसके अलावा हुकूमत के साथ एक पेज पर आना ये नॉर्मल है? बड़ी ज़्यादती है, बड़ी एबनॉर्मल बात है। और वो उनको जो है उनको जाना ही नहीं चाहिए था जुडिशल कमीशन की मीटिंग में, जजेस जाने और हुकूमत जाने। और आप जो मंसूर अली शाह साहब या जो बाकी लोग जो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, आपको उनके साथ रहना चाहिए। तो अगर उन्होंने ये वोट दिया है तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादती की है और PTI को एक और जो धचका है वो उन्होंने पहुँचाया है। सिर्फ किरण मैं रिक्वेस्ट सिर्फ इस वक्त आपसे ये करना चाह रहा था, अब हमें फौरी तौर के ऊपर जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बहाल करनी चाहिए और तमाम लोग जो हैं वो एग्ज़ाम दे के, जिस तरह से जुडिशल और आखिरी जिस तरह से कॉर्नेलियस और ये सब लोग आए थे, आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपने इसको इतना जो है हाई कोर्ट्स का, एंटी टेररिज्म कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कसर हमारी माशाल्लाह निकाल दी है, बाकी मुझे नहीं पता कैसे होगा। फवाद साहब जी, मुझे आपसे एक और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है लेकिन उस पर आपका जवाब बड़ा ज़रूरी है। खान साहब अपनी पूरी कैंपेन के दौरान 2018 के इलेक्शन से पहले रियासत मदीना की बात करते रहे, फिर जब हुकूमत बनी उसमें भी मुकम्मल तौर पर रियासत मदीना की बात करते रहे। आप उनके वज़ीर इत्तलात रहे। रियासत मदीना में जिहाद की बड़ी अहमियत थी और ज़ालिमों की सरकशी के ख़िलाफ़ उस वक्त बड़े बड़े जिहाद हुए। लेकिन अभी जब 2 रोज़ पहले पाकिस्तानी उलमा कराम ने मुस्लिम रियासतों को जिहाद के हवाले से कहा, लाजिम करार दे दिया, फ़र्ज करार दे दिया, पाकिस्तानी उलमा ने भी इस पर बात की, अरब उलमा ने भी इस पर बात की, फतवा दिया। आप इसकी मुखालिफत करें फवाद साहब?
हैं मुखालफत कर रहे हैं। जहाद की कौन मुखालफत कर सकता? मेरा ये ख्याल है कि आप का जो भी आपको रिसर्चर है, आपको दोबारा तालीम हासिल करनी चाहिए। जहाद तो फ़र्ज़ है, जहाद तो फ़र्ज़ है, जहाद की मुखालफत मुमकिन ही नहीं है। और मेरे ख्याल में आपको जिसने भी ये कहा है उसने आपके साथ ज्यादती की है और ये बात बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में जहाद फर्ज है और आपको ये कहना ही नहीं चाहिए कि जहाद फर्ज नहीं है, या आपको ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। जहाद तो फर्ज है। इशू ये है कि मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि जहाद है एग्जैक्टली, मैं इशू पे आ रही थी। आपको आप इशू पे आए, मैं आपको जरा समझाता हूँ ना। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जहाद मुल्क के अंदर जो है वो आप किससे कर रहे हैं? क्या KFC या मैकडोनल्ड या जो हमारे ब्रांड्स आ रहे हैं, अगर आप इनको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, अपने लोगों के सर पे जो है वो डंडे मारेंगे, लोगों को बेनिहत्ते लोगों को करेंगे, तो ये जहाद है? या आपने जाके फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके कॉज के लिए लड़ना है, वो जहाद है? सो मेरे ख्याल के अंदर इस वक्त पूरे उम्मत मुसलमान को इकट्ठा होना चाहिए था। गजा के मुसलमानों के लिए इकट्ठा होना चाहिए, फ़लस्तीन के लिए इकट्ठा होने चाहिए। हमें फ़लस्तीन जाके जिहाद करनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता, जाहिर है इस वक्त जहाद अफजल जो है वो कश्मीर में है, गज़ा में है, यहाँ पे है जहाँ पे जहाद होना चाहिए। और ये उलमा कराम को मैं इनकरेज करता हूँ कि वो बिल्कुल जाएं और जहाद करें, और जो जहाद फिज़िकल हो सकता है वो जहाद करें, और हम जो जहाद फिलमाल कर सकते हैं वो जहाद फिलमाल करें, जो जहाद फिर ज़बान कर सकते हैं वो जहाद फिर ज़बान करें। और जहाद तो एक फ़र्ज चीज़ है, उसको कौन मुखालफत कर सकता है? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद मौजूद थे प्रोग्राम में। अहम गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं और क्या करना चाहिए, इस पर बात हो रही थी। इसके अलावा उलमा कराम ने जो फतवा दिया, इस पर भी फवाद चौधरी साहब तफसील से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हुकूमत से बात करेंगे इन तमाम अहम मामलात पर। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। सूबाई सदर हैं, वफाकी वज़ीर हैं बराए कश्मीर के उमूर के और गिलगित बल्तिस्तान के सफ़ीर हैं अमीर मकाम साहब, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ अमीर मकाम साहब। सबसे पहले ज़रा आगाज़ करना चाह रही हूँ मैं, जो PTI की तरफ से भी हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से दोबारा बातचीत का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में कुछ सहाफ़ी हैं, इस पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं बाकायदा। वो ये बता रहे हैं कि कुछ लोग आए भी, उनसे खान साहब की मुलाकातें भी हुई, उन्होंने भी ये कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। अब पार्टी के अंदर इन पॉलिसीज के हवाले से एक अलग इख्तिलाफ आ रहा है। कुछ लोग हैं जो इसकी हिमायत कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इससे इख्तिलाफ कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या तहरीक इंसाफ के लिए दरवाजे खुले हैं, खुल गए हैं? कई स्पोक्समैन, कई मुख्तलिफ लोग लगे हुए हैं और आपस में एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। मैं KP में बैठा हूँ, अगर KP की हमने कभी देखी नहीं कि कैबिनेट के मेंबर अपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर के पीछे और उस पर एतराज़ात, और चीफ मिनिस्टर अपने वज़रा पर एतराज़ात, और उनके आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। यार एक अपना स्टांस, अपना बयान, पार्टी की लीडरशिप एक तरफ सूबे में और वही एडमिनिस्ट्रेटर और वही इख्तियारात दूसरी तरफ। इस तरह आप सेंटर में देखें कि सेंटर में उसकी कोई एक बात है नहीं, एक स्पोक्समैन नहीं है। मतलब है अगर उसके चेयरमैन है तो उसके साथ इख्तियार होने चाहिए, वो फिर सरगोवाल, फिर जनरल सेक्रेटरी का अपना स्टांस और अपोजिशन लीडर का अपना स्टांस, दूसरे कई लीडर आ रहे हैं उसकी अपनी स्टांस। अभी आजम स्वाति साहब निकल के उन्हें कोई नई पट्टी शुरू की है जो आप कहते हैं कि बाहर से लोग आए, वो अंदर मुझे खान ने इस तरह कह दिया, उस तरह कह दिया। तो उनकी बातों पर, उनकी बातों और उसमें जाना चाहिए नहीं। पहले वो कहते हैं कि ईद के बाद इस तरह अलायंस बनाएंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो बजाय वही अलायंस और इन चीजों के वो आपस में उलझ पड़े और अभी एक दूसरे गिरेबान में हाथ डाल रहे, सबके सामने है कि उनका क्या सोचे, क्या फिक्र है। तो इस तरह आपने जो सवाल किया तो इस तरह उसकी कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। और अच्छी बात है, एस्टेब्लिशमेंट भी इस सिस्टम का हिस्सा है, इस निज़ाम का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। और हर एक आप एस्टेब्लिशमेंट को देखे, जुडिशरी को देखे, दूसरे को देखे, सियासी पार्टियों को देखे, आवाम तक, हर एक तक, सहाफियों हर एक, सबके साथ एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुल्क हम सबका है,
और इस तरह जब इश्यूज आते रियासत के, स्टेट के, उस पर सबके एक स्टार्स होने चाहिए। मगर बदकिस्मती उनका एजेंडा जो भी है तो इसके 180 डिग्री मुखालिफत करा और अपने जात से उससे हटकर कोई चीज आज तक हमने न देखने में मिला। अच्छा अमीर मकाम साहब, ये फरमाइएगा, ये जो माइंस एंड मिनरल्स का मुजवजा बिल है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है वो इमरान खान साहब की मंजूरी से मशरूत कर रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अगेंस्ट अपोजिशन जमातें हैं वो इसको मुस्तरद कर रही हैं। अब अगर ऐसा होता है कि खान साहब अपनी हुकूमत के खिलाफ जाकर अपोजिशन की मान कर इसे मुस्तरद कर देते हैं तो फिर वफाक के पास क्या ऑप्शन होगा सर? अभी माइन मिनरल का इमरान खान के साथ और उसकी अप्रूवल, उसके क्या ताल्लुक है? उसकी एक पार्टी है, एक सिस्टम है, एक सूबा है, पार्लिमानी पार्टी है, उसके चीफ मिनिस्टर है, उसकी गवर्नमेंट है, यहाँ वो केपी असेंबली है। इमरान खान साहब मेरा तरह कौन सा बैरिस्टर है, कौन सा बड़ा वकील है, कौन सा उसको आईन और कानून पर महारत हासिल है? क्रिकेट की बात अगर करें कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इंटरव्यू लूंगा कि किस तरह उसको देखूंगा, तो ठीक है, मगर आईन और कानून और इस तरह बातों में तो उनकी अगर इतनी पार्टी में इतने लोग नहीं कि वो बात समझते कि ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये बिल तो मेरा नहीं है, हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने कोई बिल वही नहीं दिया है, या हम के पीके में अपोजिशन में हमने कोई बिल नहीं दिया है कि वो इस पर करे कि ये होना चाहिए वो। ये बिल तो उनकी अपनी बिल है, खुद उनकी गवर्नमेंट ने बिल लाए। अगर बिल पर अपोजिशन के भी रिजर्वेशन होंगे, उनको भी हक है जो पार्लियामेंट के मेंबर है कि इस पर इजहार करे। उसके अगर पीटीआई के किसी को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है तो उनके साथ कई वकला है, इस तरह इस पर लोग है कि वाकई सूबे की बहुत मुख्तारी पर आंच नहीं आनी चाहिए। जो लोग हम भी ये कहते हैं, सारे कहते हैं, तो अगर कोई इस तरह चीज है तो आपस में बैठकर उसको हल करें। तो उसको इमरान खान के साथ लिंक करना, उसकी रिहाई, उसके बेरे कहते इमरान खान तब तक रिहान हो तो बिल पास नहीं होते, ये किसी के बाप का बिल है? ये तो अगर वही माइन मिनरल जो कई 100 सालों से इन पहाड़ों के अंदर वही रिसोर्सेज दबे हुए और उनको अगर निकाला जाए तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी, फिर सबसे ज्यादा हमारे सूबे की बेहतरी होगी, उन आवाम की बेहतरी होगी, किसी को रोजगार मिलेगा, जान मिलेगा। अलबत्ता ये जरूर है कि सूबाई खुद मुख्तारी पर और उनके रोल पर कोई आंच ना आ जाए। सही। अच्छा अमीर साहब, अब जरा आपकी पार्टी के मामलात पर भी आ जाते हैं। पिछले दिनों लाहौर में पार्टी इजलास हुआ जिसमें आप भी थे, दीगर रहनुमा भी थे, जिन्होंने खान साहब मियाँ साहब को ये मशवरा दिया कि वो केपीके का दौरा करें, और फिर हमें सुनने में आया कि मियाँ साहब दौरा भी करेंगे। लेकिन अब इस बात को भी 1.5 महीना गुजर गया। इससे पहले सितंबर में भी इस तरह की इत्तलात आई थी कि मियाँ साहब खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे, उस वक्त भी नहीं हुआ था ये दौरा। मतलब है कि मैं सब जरूर आएंगे, पहले माजी में भी आता रहा और अब भी आएंगे। वो तो चेकअप के लिए अभी लंदन गए और जब वापस आए जरूर आएंगे। और अभी तो इस तरह दौर आया है कि आने जाने के बगैर उसके साथ मुलाकात भी होता है। हम सबकी ख्वाहिश होती है। कल जो हमने मैं सब इस तरह शाश बशाश और वही बेलारूस में देख लिया तो हमारे यहाँ वर्करों की भी ये ख्वाहिश है कि मैं सब आ जाए हमारे साथ भी इस तरह घूमे फिरे, आप उसको देख ले, सुन ले, एक अच्छी बात। मगर वही उसकी बदस्तूर जारी है, इसमें कोई इस तरह ब्रेक नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आई। सर पिछले महीने जब कैबिनेट एक्सपेंड की वजीर आजम साहब ने तो उसमें परवेज खटक साहब को भी शामिल किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से बड़ी आवाज़ें आई, बड़ी एतराज़ात हुए इस पर। फिर इसी दौरे से जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, उससे जुड़ी हुई कुछ ये भी इत्तलात आई कि जब मियाँ साहब केपीके आएंगे तो परवेज खटक साहब जो है वो बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार करेंगे PMLN के अंदर। तो अगर सर ऐसा होता है तो कोई एतराज़ नहीं है आपको? कोई इतराज़ नहीं है। मतलब है कि ये हमारी इंडिपेंडेंट कोई गवर्नमेंट नहीं है। हम इतराज तब कर सकते थे कि हमारी इस तरह 2/3 मेजॉरिटी तो क्या कि सिंपल मेजॉरिटी की हमारी गवर्नमेंट होती, हमारी हुकूमत होती, तो फिर हम इसमें बात कर सकते। तो इसमें कोई हमें न कोई इतराज है। अच्छी बात है कि वो शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप, वो इस कैबिनेट को लीड कर रहे हैं, हमारा लीडर है, उसकी लीडरशिप में आए और अपना एक्सपीरियंस और इनपुट इस मुल्क के लिए और अपने सूबे के लिए इस्तेमाल करे, अपने बाजी और तजुर्बात को देखते हुए। तो बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। हमने पहले भी उसको वेलकम कहा है और आइंदा भी कहेंगे।
एतबार पार्टी ने की तो सच जिस तरह कोई बात नहीं। सर परवेज खटक साहब, और हो भी सकती है, सब कुछ हो सकता है। सर परवेज खटक साहब जो हैं वो अपने दौर में सूबाई सदर भी रहे हैं, सूबे के वजीर आला भी रहे हैं, साबिक वजीर दिफा भी रहे हैं। अब अगर बात हो रही है कि वो PMLN में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो यकीनन उनको कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा। अगर परवेज खटक को नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा की सदारत दी जाती है तो कोई एतराज नहीं है आपको? जो भी जिसके लिए डिजर्व करता है और डिलीवर कर सकते हैं, तो में से इस बात में से कौन सी बुराई है जो जिसका हकदार हो सकता है। और लीडरशिप ये सारी चीजें देखते हैं कि किसको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, अपने वर्करों और उसकी मूड को भी देखते हैं और उस बंदे की डिलीवरी को भी देख रहे हैं। तो अगर कोई बंदा पार्टी के लिए बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, मुल्क के लिए बेहतर डिलीवर सकते हैं, तो वही नाट उसका हक है, राइट है, उसको मिलना चाहिए। और फिलहाल जो बात इस तरह कोई बात और डिस्कशन न हुई है और न है। ठीक है अमीर मकाम साहब, पिछले 12 साल से सर KPK में PTI की हुकूमत है और वहां पर PMLN से आप जैसी, कैप्टन सफदर जैसी कदावर शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है सर कि इलेक्शंस में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर पाए आप लोग? क्या वजह है इसकी? आपने अच्छा सवाल किया और बात अगर आप देख ले तो वही PMLN की वाकई जब 99 का इंसिडेंट हुआ था, फिर PMLN टूट गई और उसकी मेजॉरिटी का हिस्सा PML किया वो से निकल गया और वही बन गया। और PMLN अगर आपकी 2002 की इलेक्शन के नताइज देख ले और 2008 के नताइज देख ले तो कोई 2-3 सीटों से ज्यादा कामयाबी नहीं हुआ और वोट बैंक भी हमारा काफी गिर गया। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि अभी वही वोट बैंक भी काफी पहले से कई गुना इम्प्रूव हुआ और आज की बदतरीन सूरत हाल में मैं आपको यह कहने वाला हूँ कि आज जो हालात है सारे पार्टियों के लिए, कोई माने न माने जो लहर और वेव PTI की आई है और अल्लाह ताला करे कि जल्दी खत्म हो, वही वेव में ये सिर्फ PMLN की नहीं है, ये सारे पार्टियों, अगर आप अवामी नेशनल पार्टी को देखें कितनी बड़ी पार्टी है, उनकी कौमी असम्बली में एक सीट है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ KPK में मौलाना फजल रहमान साहब को देखें कि हुकूमत का हिस्सा भी कई दफा रहा है, हुकूमतें भी रही है, क्या उसकी पार्टी की वही 3 सीटें उन्होंने ली है और इस तरह हमने ली PMLN ने, क्या पीपल पार्टी की 1 सीट उन्होंने नेशनल असम्बली में ली, शेरपाव साहब की पार्टी किधर गई, जुमात इस्लामी आप देख लेंगे एक तारीख है KPK में कि जुमात इस्लामी की पूरी लीडरशिप हाजी साहब से लेकर सिराजुल हक साहब से लेकर क्या उन्होंने कोई एक सिंगल सीट जीती है सूबे में या मरकज में। ये तो फिर भी अल्लाह ताला का एहसान है कि दूसरे पार्टी के मुकाबले में आज भी नेशनल असम्बली में हमारे 4 कौमी असम्बली के मेंबरान भी आ रहे हैं KPK से और सूबाई असम्बली में हम लार्जेस्ट पार्टी है। अपोजिशन लीडर KP असम्बली में PMLN का है और वही मेरा भाई छोटा भाई डॉक्टर इबाद जो 2 दफा कौमी असम्बली का मेंबर रहा, अभी KP असम्बली में अपोजिशन लीडर है। तो इस तरह बात ये तो सारे पार्टियों के साथ हुआ, तो फिर भी इन हालात में PMLN को जिंदा रखना और उसका वजूद या सूबाई असम्बली में भी कायम रखना और कौमी असम्बली में भी और आवाम में भी कायम रखना बहुत बड़ी बात है और हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ये वक्त भी चयन करेगा, जैसे भी बेहतरी आ जाए। सर सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, हाई कोर्ट के अहकामात हैं, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात नहीं करवा रहा है, क्या राय है इस पर आपकी? नहीं, मैं भी कहता हूँ कि जरूर KP में KPK की नुमाइंदगी सेनेट में होनी चाहिए, जो इसी दफा अभी तक इंतखाबात नहीं हुए और जिसकी जिम्मेदारी है उनको अदा कर लेने चाहिए। जिस पार्टी और जहाँ से लोग आना है, मगर एक सूबे का राइट हाथ है, अल्लाह करे कि वही जो हमारी नुमाइंदगी आ जाए वो सूबे के लिए काम करे, इस सूबे के गरीब आवाम के लिए काम करे, न कि अपने जाती मफादात और किसी इंडिविजुअल के लिए काम करे, मगर इस सूबे का हक है और राइट है और सूबे को हर सूरत में अपना हिस्सा मिलनी चाहिए। अमीर मकाम साहब, जब से हुकूमत का आगाज हुआ, इनफैक्ट उससे पहले भी PDM 1 के दौर में भी हमने देखा बार बार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें होती रही, तो क्या अब हालात तब्दील हो गए हैं? अब ऐसा कोई इम्कान नहीं है? नहीं, फिलहाल पहले एक इस तरह टाइम आया था और ये हम सोच भी रहे थे और इस तरह एक मौका था, मगर फिलहाल कोई इस तरह हालात नहीं है गवर्नर राज और इसके लगाने के। और वही सूबे की ये बाहर की बात है एक तरह की है
ये और बात है। और सियासत में डाइजेस्ट करने के लिए जो भी बात करते हैं हमारा भी ऐसा जिस तरह वही नौबत नहीं है गवर्नर राज की। और अक्सर इश्यूज पर सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन भी है और मजीद बेहतर होने की भी ज़रूरत है, बेहतर होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीर मकाम साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अहम गुफ्तगू हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। एक और अहम मामले की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। सड़कें टूट गई हैं, बनाना नहीं है। सड़कों पर सिग्नल्स नहीं है, लगाना भी नहीं है। हर तरफ तजावुज़ात हैं, हटाना भी नहीं है। गटर पर ढक्कन नहीं है, लगाना नहीं। अहम तरीन शाहराहों पर कैमराज नहीं है, लगाना भी नहीं। नॉन टैक्स पेड गाड़ियाँ सड़कों पर दंदना रही हैं, रोकना नहीं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हैं, किसी को बताना नहीं। राहगीरों के लिए ओवरहेड ब्रिजेस नहीं है तो क्या हुआ? शहरियों को तकलीफ होगी तो क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हादसात होंगे तो क्या हुआ? लोग जान से जाएंगे तो क्या हुआ? यहाँ ज़मीन टूट जाए या आसमान गिर जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कराची है, लावारिस कराची है। चाहे रॉन्ग वे से आते हुए वाटर टैंकर हामला खातून का पेट चीर दे, मासूम बच्चे का जन्म सड़क पर हो और वो सिसक कर जान दे दे, चाहे 4 साला बच्चे को बल्दिया में टैंकर कुचल दे, चाहे ट्रेलर हसास इदारे के एहलकार को मार डाले, माड़ीपुर का 8 साला राहील हो या स्टील टाउन का फरहान, रिक्शा हो या मोटरसाइकिल सवार, रोज़ाना कराची की सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर शहरियों ने गुस्से में आकर किसी डंपर को जला दिया तो वो फिर नाकाबिल कबूल और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, वो गिरफ्तार भी होंगे, बल्कि सिंध हुकूमत उन्हें शरपसंद भी कहेगी और डंपर एसोसिएशन सड़कें ब्लॉक करेगी, बल्कि मरने वालों को ही कसूरवार ठहराएगी। सिंध की तरफ से एक वाज़े पैगाम है, जो भी शख्स किसी किस्म के फसाद कराने की कोशिश में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 5-6 वाटर टैंकर जो है उनको जलाया गया, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे जो फिगर्स दी पंजाब के दूसरे पार्ट से एक्सीडेंट, उससे परसेंटेज हमारे एक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा कम है। इसकी बात करें शर्जील साहब, आगे चल के जरा बताते हैं, क्या इसी एसोसिएशन ने मरने वाले किसी फर्द के घर जाकर ताज़ियत की है, माफी मांगी है, खुद अपने ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है? क्या सिंध हुकूमत ये बता सकती है कि उसने कितने मजलूमों को इंसाफ दिलवाया है, कितने ड्राइवर्स को सजाएं सिंध हुकूमत ने दिलवाई हैं? मरने वालों के मासूम बच्चों के वेलफेयर के लिए क्या किया है हुकूमत ने? जवाब मालूम है सबको। सिर्फ 100 दिनों में ना नाज़रीन, हैवी ट्रैफिक ने कराची में 80 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। रेस्क्यू हुकाम का जो डाटा है उसके मुताबिक मुख्तलिफ हादसात हुए, इसमें 90 दिनों में 257 अफराद जाबाक हुए हैं, जिसमें 197 मर्द हैं, 26 खवातीन हैं, 26 बच्चे हैं, 8 बच्चियां हैं। इसके बावजूद डंपर्स एसोसिएशन बेशर्मी से कहते हैं कि उन्हें डंपर्स ने लोगों को कम मारा है, दीगर गाड़ियों ने ज़्यादा कुचल डाला है। कराची में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह जो है वो ट्रैफिक सिग्नल का ना होना है, कैमरास ना होना है, टूटी सड़कें होना है, ओवरहेड ब्रिजेस का ना होना है, तजावुज़ात का होना है, मोटरसाइकिलों की भरमार होना है, रिक्शों की बहुतात बताई जाती है। लेकिन इन सब का जवाब दे कौन है? कराची में 70 लाख गाड़ियों के लिए सिर्फ 160 सिग्नल हैं, जिनमें सिर्फ 60 ही काबिल इस्तेमाल हैं, बाकी सब के सब नाकारा हैं। माहिरीन के मुताबिक कराची में 500 से ज़ायद सिग्नल्स की ज़रूरत है। सेफ सिटी मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, कैमरास लगे नहीं हैं, जिम्मेदार कौन है भाई? कराची में तजावुज़ात की भरमार है, राहगीरों से फुटपाथ पर चलने का हक छीन लिया गया है, दुकानदारों को फुटपाथ पर सामान रखने की इजाज़त किसने दी है? कौन पधारे वालों से हफ्ता वसूल करके सड़कें बेचता है? शहर में पार्किंग ना होने के बराबर है, गाड़ियां सड़कों पर पार्क होती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात मौजूद हैं, उसके बावजूद सड़क किनारे कुर्सियां लगाकर बाकायदा होटल्स चलाए जाते हैं। कौन लेता है उनसे रिश्वत? कौन उनकी पुष्टपनाही करता है? अगर कराची में 42 लाख मोटरसाइकिल्स सड़कों पर हैं तो इसकी बड़ी वजह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सन 2000 तक कराची की आबादी नाज़रीन 1 से 1.25 करोड़ तक थी और उस वक्त शहर में 20 से 25 हज़ार बसेज और मिनी बसेस चला करती थी। अब ये तादाद बढ़ गई है, 3 से 3.5 करोड़ की आबादी है और जब 15,000 बसेस की ज़रूरत है तो शहर में बसेज और मिनी बसेस की तादाद पता है आपको कितनी है? 2 से 3 हज़ार। इसका जिम्मेदार कौन है?
अगर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, नई सड़कें नहीं बन रही हैं, ब्रिजेस और अंडरपासेस शहरी ज़रूरत के हिसाब से तामीर नहीं हो रहे हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? शहरियों को ब्लेम करना बड़ा आसान है। सिंध हुकूमत की गफलतों की लिस्ट जो है ना, वो बड़ी तवील है। अब मेयर कराची गवर्नर की मदद से विफाक से 100 अरब का मुतालबा कर रहे हैं। क्या MQM और पीपल्स पार्टी बता सकती है कि 18 सालों में क्या दिया है आपने शहर को? क्या पेशावर के मसाइल के लिए भी विफाक से पैसे मांगे जाते हैं? लाहौर में सड़कें बनाने के लिए भी विफाक से पैसे मांगे जाते हैं? कराची को क्या सिंध हुकूमत इसका ड्यू शेयर दे रही है? जब सिंध हुकूमत कराची को उसकी आबादी के तनासुब से वसाइल और तरक्याती फंड्स जारी करे, उसके बाद अगर किसी से सवाल करे तो फिर जचता भी है, बनता भी है, लेकिन उससे पहले कुछ करके तो दिखाएं। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, अब जरा इंटरेक्ट कर लेते हैं। इस वक्त एक और भी बड़ा मामला अहम है। अब बात करो या मरो, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इनकी ईरान को 2 माह के अंदर जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की ऑफर कम धमकी के बाद आज ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, बल्कि बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया है। अब से नाजरीन, कुछ देर पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा के बारे में ये बयान आया, कहा गया कि दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों ने चंद मिनट की बातचीत में आइंदा हफ्ते फिर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता बातचीत के पहले दौर में बातचीत तामीरी और मुस्बत माहौल में हुई है। आज होने वाली इस तारीख़ी बातचीत के आगाज़ का बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि आज जो कुछ अच्छे माहौल में हुआ है, इसकी इब्तिदा इतनी भी अच्छी नहीं थी। 12 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को ख़त लिखा था, जिसमें ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए अपने मखसूस अंदाज में साफ साफ पैगाम दिया था कि ईरान से निमटने के 2 ही तरीक़े हैं, एक फ़ौजी तरीक़ा है, दूसरा डील का तरीक़ा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जोर दिया था कि वो डील को तरजीह देंगे और वो ईरान को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी आमेज़ ख़त के जवाब में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि वो बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने नहीं, बल्कि अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरानी सदर ने अमरीकी सदर के ख़त के जवाब में ट्रंप को उन्हीं की ज़बान में जवाब देते हुए कहा था कि अमरीका ईरान को हुक्म और धमकियाँ दे, ये काबिल कबूल नहीं है, वो अमरीका से बातचीत नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी दबाव के तहत अमरीका के साथ किसी भी किस्म की बातचीत के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था, लेकिन फिर सूरत हाल चेंज हुई, तब्दील हुई और रवा माह के आगाज़ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी, क्योंकि ये तेज़ सर अमल है और इससे दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया था कि ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा और फिर आलमी मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई कि ईरान और अमरीका ने बिलवास्ता बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसके बाद आज ये तारीख़ी बातचीत शुरू हो गई है, बल्कि इसका पहला दौर भी हो गया है। बातचीत से पहले नाज़रीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया था कि उनका मुल्क एक शफ़ाफ मुआहदा चाहता है। ये पहला मौका नहीं है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात हो रहे हों। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौर में भी अमरीका समेत दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के बाद मुआहदा हुआ था, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया था और नए मुआहदे पर जोर दिया था। लेकिन ईरान ने जौहरी मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अमल में ओमान में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात को अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीका की तरफ से सदर ट्रंप के मशरिक़ वुस्ता के लिए खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जबकि ईरान की नुमाइंदगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान ओमान के वज़ीर ख़ारजा की सालिसी से बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और दोनों वफूद के लिए अलग अलग कमरे मुख्तस किए गए थे और वो ओमान के वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए एक दूसरे को पैगामात पहुँचा रहे थे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल ख़ास तौर पर हमास और हिज़्बुल्लाह की अहम और मरकज़ी क़यादत की गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान मुख्तलिफ़ हमलों में शहादत और इसराइल की अमरीकी आशीर्वाद में गज़ा में बिला तातुल क़त्ल गारत गरी के दरमियान ख़ित्ते में ईरान की पोजीशन के हवाले से उठने वाले सवालात और ख़दशात के दौरान सबसे अहम सवाल ये है कि अमरीका और ईरान के लिए किस किस्म का मुआहदा काबिल कबूल होगा, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि वो ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, जबकि ईरान बारहा ये कहता रहा है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है।
इसका मतलब साफ है कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए यकीनन किसी तौर पर आमादा नहीं होगा, ताहम आलमी पाबंदियों के खात्मे के लिए शायद वो इसे किसी हद तक महदूद करने का दरमियाना रास्ता इख्तियार करने पर आमादा हो। इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का गुज़िश्ता दिनों का ये बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अब्बास इराक़ची का कहना था कि ईरान का इरादा एक ऐसे शफ़ाफ और बाइज़्ज़त मुआहदे तक पहुँचना है जहाँ फ़रीक़ैन किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएँ। इन मुज़ाकरात का बराह रास्त असर मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी बशमुल गज़ा और लेबनान में जारी जंग के साथ साथ ईरान और इसराइल के दरमियान मीज़ाइल हमलों, बहिरा अहमर में हूसियों के अटैक्स और शाम में हुकूमत की तरफ बरतरफी जैसे वाक़यात के बाद बढ़ने वाली कशीदगी पर भी पड़ेगा, क्योंकि सदर ट्रंप तो मुज़ाकरात से पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार कभी नहीं होंगे, जबकि मुआहदा न होने की सूरत में भी अमरीकी सदर वाज़े तौर पर ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का एक नहीं बल्कि कई बार इरादा ज़ाहिर कर चुके हैं। ऐसे में अगर खुदा न खास्ता ईरान और अमरीका की बात नहीं बनती तो फिर सवाल, बल्कि बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या अमरीका मशरिक़ वस्ता में ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ महाज खोल देगा और दुनिया किसी बड़ी आलमी जंग का मैदान बन जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।